बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, सेक्शन 1.1 में हम बात कर रहे थे कि कौन सा सिस्टम कंसिस्टेंट होता है और कौन सा इनकंसिस्टेंट। तो हमने ये कहा था कि ऐसा सिस्टम, लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के जिसका कोई सोल्यूशन हो तो उसको आप कंसिस्टेंट कहते हैं, चाहे उसका एक यूनिक सोल्यूशन हो या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और ऐसा सिस्टम के जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है उसको आप इनकंसिस्टेंट कहते थे। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि नेक्स्ट सेक्शन में हम इस लफ्ज़ पे ज़्यादा गौर करेंगे कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कैसे देखते हैं, कैसे चेक किया जा सकता है। तो इस सेक्शन में एक तो ये बात डिस्कस होगी कि लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक टर्म है वो इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है कि एक्चुअली हमने सिस्टम को सॉल्व करने के लिए मुख्तलिफ टेक्निक्स इस्तेमाल करनी है। उसमें से एक टेक्निक का नाम है गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। ये मेनली हम इसमें सीखेंगे, लेकिन स्टार्ट में उसने कुछ और डेफिनेशंस और चीज़ें दी हैं और थोड़ा लेक्चर के मिड पे जाके गॉसियन एलिमिनेशन मेथड को बाकायदा एक्सप्लेन करके उसकी एग्जांपल्स दी गई हैं। तो पहले ये कुछ छोटी मोटी डेफिनेशंस हैं वो देख लेते हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं है, जस्ट रीडिंग के लिए आप देख सकते हैं। मैं ये आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि एचलन फॉर्म क्या है। एक मैट्रिक्स आपको दे दिया जाए तो उसको आप एचलन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। एक तो ये चीज़ के एफएससी पार्ट 1 का जो थर्ड चैप्टर था उसमें मैंने सेंड किया हुआ था 3.4 के लास्ट पे एचलन फॉर्म बनाने का तरीका और रैंक वगैरह फाइंड करने की बात की गई है। आप वहाँ से देख सकते हैं या फिर मैं यहाँ पे टोटली आपको एक्सप्लेन भी करने लगा हूँ। मेनली जो एचलन फॉर्म हम जिस मैट्रिक्स की बनाएंगे ना वो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की बनाएंगे। लास्ट लेक्चर में हमने कहा था कि अगर आपके पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है तो उसका आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं। उसमें जो इक्वेशंस की लेफ्ट साइड पे x1 x2 x3 के कोएफिशिएंट्स हैं वो लिखे जाते हैं और फिर इक्वल के बाद जो नंबर लिखा होता है वो लास्ट पे ऐसे लिखा जाता है, मेंशन किया जाता है। यहाँ पे x1 x2 x3 के कोएफिशिएंट्स, दूसरी लाइन में, तीसरी लाइन में अगर एक से ज़्यादा है, और इस वाले कॉलम में आप देख लें लास्ट पे जो कॉलम है उसमें इक्वेशन की दूसरी साइड में जो नंबर्स होते हैं। तो इसको आप कहते थे कि ये आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है। तो हमने एचलन फॉर्म बनानी है, किसी भी मैट्रिक्स की बना सकते हैं, लेकिन बिलखसूस हमारा इंटरेस्ट है ये जो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है ना उसकी एचलन फॉर्म बनाने में है। एचलन फॉर्म होती क्या है, तो ये एग्जांपल के लिए उसने एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। इस मैट्रिक्स पे ज़रा गौर करें। इसमें है जी 3 रोज़, 1 2 3 रोज़, रो 1 रो 2 रो 3। अब आप ये देखें कि रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, और इस 1 के नीचे क्या है जीरोस। ये हमने इस तरह की प्रैक्टिस की हुई है। अच्छा, अब सेकंड रो जो है ना उसमें सेकंड रो का जो सेकंड एलिमेंट है ना वो 1 है और उसके नीचे है 0। इसी तरह से थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट 1 है और इसके नीचे क्या है 0। ठीक है, जब आप ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 बनाते हैं इसके नीचे 0 करते हैं, इसी तरह से सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट 1 बना के इसके नीचे 0 करते हैं, इसी तरह से थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट 1 बनाना है, उसके नीचे तो ज़ाहिर रो है ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह से जो ये मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाता है ना इसको आप कहते हैं कि ये एचलन फॉर्म है। एचलन फॉर्म में मैट्रिक्स कौन सा होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट 1 हो, इसके बाद क्या हो कि सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट 1 हो। बाज़ का ऐसे होता है कि सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट भी 0 हो जाता है। तो अगर सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट 0 है तो आप उस सेकंड 0 से अगला जो नंबर है, जैसे कि ये वाली जो पोजीशन है वहाँ पे आपको 1 चाहिए। ठीक है, और उसके नीचे 0 चाहिए, तो ये मैट्रिक्स बन जाता है एचलन फॉर्म। अब ये जो 1 के नीचे आप जीरोस बना रहे हैं, अगर 1 के ऊपर भी जीरोस बना दी जाए तो यही वाला जो मैट्रिक्स है आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, इसको आप कहते हैं रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया, रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म। ठीक है, दोबारा से बता रहा हूँ कि एक मैट्रिक्स की एचलन फॉर्म क्या होती है। उसमें फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 और उसके नीचे जीरोस, इसके बाद सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट 1 अगर और उसके नीचे 0। अगर सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट 0 हो जाए तो फिर आप उससे अगला एलिमेंट यानी कि सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट 1 बनाइए और उसके नीचे 0 चेक कीजिए। ठीक है, अगर
यहाँ पे फर्ज करें ये 0 होता और 1 यहाँ पे आता। अब थर्ड रो का ज़ाहिर है कि थर्ड एलिमेंट वैसे तो हम 1 बनाते हैं, तो चूँकि ऊपर 1 है तो उससे अगला फिर चौथा एलिमेंट 1 बनाया जाएगा। तो इसकी हम डिटेल में प्रैक्टिस करते हैं तो हमें मज़ीद एक्सप्लेन हो जाएगा। बेसिकली मैंने आपको बता दिया कि एक मैट्रिक्स एशेलन फॉर्म में कब होता है और रिड्यूस एशेलन फॉर्म में कब होता है। जब ये 1 के ऊपर भी ज़ीरोज़ हो तो फिर ये रिड्यूस एशेलन फॉर्म इसकी कहलाती है। ठीक है, अब एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। इसको एशेलन फॉर्म या रो एशेलन फॉर्म ये भी कह लिया जाता है। रो एशेलन फॉर्म या सिर्फ एशेलन फॉर्म, और साथ में कह रहे हैं कि रिड्यूस एशेलन रो एशेलन फॉर्म पूरा नाम मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आप ये मैट्रिक्स इन पे गौर करके आप बताएंगे कि कौन सा वाला मैट्रिक्स एशेलन फॉर्म में है और कौन सा रिड्यूस एशेलन फॉर्म में। अब आप देखें फर्स्ट इस वाले मैट्रिक्स में फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 और इसके नीचे 0 है, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट 1 और उसके नीचे 0, थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट 1 और उसके नीचे ज़्यादा जीरोस है नहीं, तो ये एशेलन फॉर्म में आ गया। आप ये जो 1 बने इनके ऊपर भी देख लें जीरोस हैं। ठीक है, तो इसलिए ये वाला जो मैट्रिक्स है ये रिड्यूस एशेलन फॉर्म में है फर्स्ट वाला, क्योंकि 1 के नीचे जीरोस हैं, ऊपर भी जहाँ जहाँ पे 1 है ऊपर भी जीरोस हैं। अब इसी तरह से ये वाला जो मैट्रिक्स है ये भी रिड्यूस एशेलन फॉर्म में है। 1 के नीचे जीरोस के 1 और उसके नीचे जीरोस हैं, सेकंड होगा सेकंड एलिमेंट 1 और उसके नीचे जीरोस हैं, थर्ड होगा थर्ड एलिमेंट 1 और उसके नीचे तो ज़ाहिर के रो है ही नहीं है, 1 इसके ऊपर भी जीरोस हैं, ये भी रिड्यूस एशेलन फॉर्म में है। इसको आप देखें, इसमें देखें कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट तो 1 होना चाहिए, लेकिन देखें ना बाई चांस सारे एलिमेंट जीरोस हैं, तो मैंने कहा कि कोई मसला नहीं है। अगर किसी रो का जो एलिमेंट 1 आप चाहते हैं वो अगर 1 नहीं है तो उससे नेक्स्ट वाला एलिमेंट 1 बनाइए। तो ये जैसे देखें इसमें फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट 1 है और उसके नीचे जीरोस हैं। ठीक है, अब जो सेकंड रो है उसमें एक पोजीशन आगे जाके 1 हमें चाहिए कम से कम। तो अब अगर ये इसमें सेकंड रो एलिमेंट 1 है तो अब नेक्स्ट रो में थर्ड एलिमेंट 1 होना चाहिए। अब यहाँ पे तो थर्ड एलिमेंट भी 0 है, तो अगर थर्ड वाला 0 है तो फोर्थ वाला 1 बनाइए। ठीक है, और उसके नीचे जो रोज हैं उनमें तो है ही जीरोस, उसमें 1 तो है ही नहीं कि हम उसको कहें कि जो वो 1 है वो इधर आना चाहिए। तो ये वाला जो मैट्रिक्स है ये भी रिड्यूस एशेलन फॉर्म में है। ये वाला मैट्रिक्स भी रिड्यूस एशेलन फॉर्म में है क्योंकि यहाँ पे तो कहीं पे 1 है ही नहीं, तो लिहाजा ये मैट्रिक्स भी रिड्यूस एशेलन फॉर्म में हम तस्वर करेंगे। ठीक है जी, इसके बाद ये वाले जो मैट्रिक्स हैं ये देखिए 1 और इसके नीचे जीरोस हैं, सेकंड होगा सेकंड एलिमेंट 1 और उसके नीचे 0 है, थर्ड का थर्ड एलिमेंट 1 है। अब ये जो 1 है इनके ऊपर जीरोस नहीं है, नीचे जीरोस हैं, तो ये सिर्फ एशेलन फॉर्म में है, रिड्यूस एशेलन फॉर्म में नहीं है। इसी तरह से इसको भी देखें, ये भी सिर्फ रो एशेलन फॉर्म में है, ये रिड्यूस रो एशेलन फॉर्म में नहीं है क्योंकि 1 के ऊपर 0 नहीं है, और ये भी सिर्फ एशेलन फॉर्म में ही है। ओके, इसके बाद ये एग्जांपल सेकंड है, यानी कि आपको इसमें बताया कि आप चेक करें कौन सा मैट्रिक्स एशेलन फॉर्म में है और कौन सा रिड्यूस एशेलन फॉर्म में है। ओके, इसके बाद कहता है मोर ऑन रो एशेलन एंड रिड्यूस एशेलन फॉर्म्स। ये उसने आपके लिए कुछ ब्लैंक्स छोड़ दी हैं और आपसे वो डिमांड करेगा कि अगर आपने इसको फर्ज करें, मैं कहता हूँ कि इसको एशेलन फॉर्म में चेंज करना है तो मैं इन स्टार्स की जगह पे क्या लगा सकता हूँ इनमें, या अगर मैंने इनको रिड्यूस एशेलन फॉर्म में रखना है तो क्या करना चाहिए। कहता है एज एग्जांपल 1 इलस्ट्रेट्स अ मैट्रिक्स इन रो एशेलन फॉर्म हैज जीरोस बिलो ईच लीडिंग 1। ये हर 1 के नीचे जीरोस होते हैं एशेलन फॉर्म में, वेयर एज अ मैट्रिक्स इन रिड्यूस एशेलन फॉर्म हैज जीरोस बिलो एंड अबव ईच लीडिंग 1। thus with any real number substituted for the sterics, all matrices of the matrix are in row echelon form। कहता है कि अगर आप इन स्टार्स की जगह पे कोई सा भी नंबर रख देंगे ना जीरोस के अलावा, या कहीं पे जीरो कहीं पे नॉन जीरो, तो ये जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स बनेंगे ना उनको आप कहेंगे कि ये एशेलन फॉर्म में है। ठीक है, और इस तरह क्योंकि देखें ना 1 के नीचे तो जीरोस हैं ही, अगर आप ऊपर भी जीरोस बना देंगे तो ये रिड्यूस एशेलन फॉर्म में हो जाएंगे। अगर ऊपर जीरो सारे नहीं लिखते, कहीं पे 1 कहीं पे 0 कहीं पे कुछ और लिख दें, तो ये हमारी सिर्फ एशेलन फॉर्म रहेगी, रिड्यूस एशेलन फॉर्म नहीं रहेगी। कहता है ऑल मैट्रिसेस ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स आर इन रिड्यूस एशेलन फॉर्म। कहता है कि ये जो वाले जो मैट्रिसेस हैं इनमें आप स्टार्स की जगह पे कुछ भी लिखो, यहाँ पे था ना कि 1 के ऊपर आप नॉन जीरो लिखोगे तो ये एशेलन फॉर्म रहेगी, अगर जीरोस लिखोगे तो ये रिड्यूस एशेलन फॉर्म। इसमें कहता है कि ये जो ब्लैंक्स हैं इनमें आप कुछ भी लिख दोगे तो ये रिड्यूस एशेलन फॉर्म ही रहेंगे। क्यों बुला रहेंगे, क्योंकि देखो ना 1 के नीचे जीरोस हैं, 1 के नीचे और ऊपर जीरोस हैं, 1 के नीचे और ऊपर 0 है। यहाँ पे 4 रो का 4 एलिमेंट 1 होना चाहिए था, वो तो 0 है। तो हमारी कंडीशन तो यही है ना कि 1 के ऊपर और नीचे जीरोस होने चाहिए। जब यहाँ पे 1 ही नहीं है तो ऊपर 0 हो या ना रहो
वो रिड्यूस एशन फॉर्म में ही हम इसको तस्वर करेंगे, क्योंकि रिड्यूस एशन फॉर्म की कंडीशन ये है कि जहाँ जहाँ पे ये लीडिंग एलिमेंट 1 है उसके ऊपर और नीचे जीरोज होने चाहिए। तो यहाँ पे तो 1 है ही नहीं है कि हम कहें कि यहाँ पे जीरोज होने चाहिए, नीचे 1 ही नहीं है, तो अब जीरो हो या ना हो ये मैट्रिक्स हमारा रिड्यूस एशन फॉर्म में ही तस्वर किया जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी आप देख रहे हैं नीचे 1 नहीं, अब ऊपर स्टार्स की जगह पे कुछ भी लिखें, जीरोज लिखें या कुछ नॉन जीरोज लिखें, तो मैट्रिक्स को आप रिड्यूस एशन फॉर्म में ही बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी ये सेम रिड्यूस एशन फॉर्म है, कुछ भी आप इनकी जगह पे लिखें। राइट। ओके, अब ये जो एशनल फॉर्म है या रिड्यूस एशनल फॉर्म है, इसका फ़ायदा क्या है? देखो, जब आप एक मैट्रिक्स को रिड्यूस एशनल फॉर्म में चेंज कर लेते हो ना, जैसे कि ये वाला एक मैट्रिक्स है, ये आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है और उसको उसने रिड्यूस एशनल फॉर्म में चेंज किया हुआ है। अब आप इसको दबा, जिस तरह से आप इक्वेशंस को आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं, अब ये जो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बना हुआ है जो कि अब रिड्यूस एशनल फॉर्म में है, इसको दोबारा से इक्वेशंस में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे? ये x1 का ऑप्शन है, ये x2 का, x3 का, कैसे लिखा जाएगा? x1 प्लस 0x2 प्लस 0x3 प्लस 1 2 3 4 वेरिएबल है, 0x4 इज इक्वल टू 3। ये तो जीरोज हैं, इनको छोड़ दें, तो जस्ट यहाँ से आपको x1 की वैल्यू मिल गई है 3। अब जो सेकंड रो है उसको आप देखें, ये 0x1 प्लस x2 और आगे क्या है 0x3 0x4, उनको लिखने की जरूरत नहीं, इज इक्वल टू -1, जैसे कि ये लिखे भी हुए हैं। और थर्ड रो में आप जाएंगे तो 0x1 0x2 इनको लिखने की भी जरूरत नहीं है, दिए गए x3 विच इज़ 0, तो ये इक्वल टू 0। और इस तरह से ये फोर्थ रो में देखें तो x4 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से आप ये थोड़ा देख लें कि अगर आपने आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को रिड्यूस एशन फॉर्म में चेंज कर लिया तो एक ही स्टेप में आप उसका सोल्यूशन लिख सकते हैं। अगर आप मैट्रिक्स को एशन फॉर्म में चेंज करेंगे तो सोल्यूशन फिर भी आ जाएगा। उस मेथड को आप बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, वो भी हम अभी करते हैं, लेकिन कहने का मकसद ये है कि एशनल फॉर्म और रिड्यूस एशनल फॉर्म हमारे काम की चीज़ है, क्योंकि इससे हम अपने लीनियर सिस्टम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमें अगर ये बनाने आ जाती है, इसमें काफ़ी एक्सरसाइज और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। कमांड अगर आपको मिल जाए तो ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल तो उसने ऑलरेडी एशनल फॉर्म बना के रिड्यूस एशनल फॉर्म दी है, आपने जस्ट उसका सोल्यूशन लिखा है। लेकिन आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको इक्वेशंस देगा, आपने उसका आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है और उसकी एशनल फॉर्म या रिड्यूस एशनल फॉर्म बना के वहाँ से उसका सोल्यूशन निकालना है। एक्चुअली ये हमारा आज का लेक्चर है, जिसमें मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है। और उसी में हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि क्या ये जो सिस्टम है जिसका आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बना के हम सोल्यूशन निकाल रहे हैं, अगर हमें ये देखना हो अभी हल किए बगैर कि क्या इसका सोल्यूशन आएगा या नहीं आएगा, यानी कि ये सिस्टम कंसिस्टेंट होगा या नहीं होगा। ठीक है, ये बात। और अगर वो कंसिस्टेंट है तो वो किस तरह का कंसिस्टेंट है, उसका यूनिक सोल्यूशन आएगा या इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस। ठीक है, तो अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को चेक करने का यहाँ पे अगर मैं काम करूँ तो वो ये है कि ये जो नॉन ज़ीरो रोज़ आती हैं ना, जब आप इसको एशनल फॉर्म में चेंज कर देते हैं, जिस तरह से यहाँ देखें ना, एक मैट्रिक्स होता है ए, एक होता है मैट्रिक्स ए बी। ए मैट्रिक्स कौन सा होता है जी? ये जो इक्वेशंस की लेफ्ट साइड पे लिखे हुए कोएफिशिएंट्स हैं ना, इनको आप कहते हैं ए मैट्रिक्स। और अगर मैं ए मैट्रिक्स लिखना चाहूँ तो वो क्या है यहाँ पे 1 0 0, ये तो चले ऊपर इक्वेशंस होंगी ना, उनके लिए हम लिखेंगे। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सिस्टम कंसिस्टेंट कब होता है, उसको कैसे चेक करते हैं। मैं ही आपको बता रहा हूँ कि जब आप एक मैट्रिक्स को एशनल फॉर्म में चेंज कर देते हो या रिड्यूस एशनल फॉर्म में, तो देन काउंट करते हैं कि उस एशनल फॉर्म या रिड्यूस एशनल फॉर्म में नॉन जीरो रोज कितनी है। जैसे ये फर्स्ट रो देखिए, ये नॉन जीरो रो है, सेकंड रो ये नॉन जीरो रो है, थर्ड रो ये नॉन जीरो रो है, फोर्थ रो ये नॉन जीरो रो है। देखिए, नॉन जीरो रो वो होती है जिसमें सारे एलिमेंट जीरो ना हो, और जीरो रो कौन सा होती है जिसके सारे एलिमेंट जीरो। तो आपने नॉन जीरो एलिमेंट्स जो कि नॉन जीरो रोज काउंट करनी है, जो कि उस मैट्रिक्स में जब आप उसको एशनल फॉर्म में या रिड्यूस एशनल फॉर्म में चेंज कर देते हैं, तो उसको कहते हैं कि ये इस मैट्रिक्स का रैंक है। तो यहाँ पे अगर मैं रैंक लिखूँ इसका ए बी मैट्रिक्स का, यानी कि आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का, तो वो आया 4। अब इसको लास्ट कॉलम को छोड़ दें तो ये जो मैट्रिक्स है ना, इसको ए मैट्रिक्स कहते हैं। तो अगर आप सिर्फ ए मैट्रिक्स का रैंक देखना चाहें तो आप उसमें देखेंगे ए मैट्रिक्स को जब आपने एशनल फॉर्म में चेंज किया हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ से देखा जा सकता है कि ए मैट्रिक्स भी एशनल फॉर्म में है। तो ए मैट्रिक्स की नॉन जीरो रोज काउंट करें, जो कि इस वाले केस में वो भी
4 ही हैं, ठीक है। और तीसरी चीज़ अब आपने ये देखनी है कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं। जैसे यहाँ पे देखें x1 x2 x3 4 वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ ये खुलासा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कब सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। तो आप देख रहे हैं कि जब ये हमारे पास यूनिक सोल्यूशन आया हुआ है तो इन दैट केस क्या है, रैंक ऑफ ए बी और रैंक ऑफ ए और नंबर ऑफ वेरिएबल्स इक्वल है। सोल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है, जब रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, यानी कि जब ए मैट्रिक्स और ए बी जो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है हम दोनों के रैंक सेम हो तो सोल्यूशन आएगा, ठीक है। अब सोल्यूशन यानी कि वो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। अब अगर वो कंसिस्टेंट है तो वो किस तरह का है, यूनिक सोल्यूशन है उसके या इनफाइनिटी मैनी सोल्यूशन। उसके लिए आगे ये है कि अगर आपका जो रैंक ऑफ ए बी है वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल है तो देन यूनिक सोल्यूशन होगा। और अगर ये नंबर ऑफ वेरिएबल से लेस होगा तो इन दैट केस इनफाइनिटली मैनी सॉल्यूशंस आएंगे। इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे ये चीज़ कि जो पिछले सेक्शन में बात कंफ्यूज हो रहे थे आप बार बार के कंसिस्टेंट कब होता है, तो यहाँ पे मैंने एक क्राइटेरिया बता दिया कि आप ए बी मैट्रिक्स का रैंक निकालें, यानी कि उसकी एशेलन फॉर्म बना के उसमें नॉन जीरो रोज को काउंट करें, उसका रैंक बन गया। इस तरह से ए मैट्रिक्स का रैंक वहाँ से ही देखा जा सकता है, ए बी मैट्रिक्स के रैंक से ही। और फिर नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी आपके सामने ये होते हैं अगर ये तीनों चीज़ें इक्वल हैं। सोल्यूशन एग्जिस्ट करने का क्राइटेरिया यही है कि कंसिस्टेंट होने का क्राइटेरिया या सोल्यूशन एग्जिस्ट करने का क्राइटेरिया यही है कि रैंक ऑफ ए बी और रैंक ऑफ ए इक्वल हो तो सिस्टम कंसिस्टेंट। आप किस तरह का कंसिस्टेंट, यूनिक सोल्यूशन वाला या इनफाइनिटी मैनी। तो मैंने उसके लिए बताया कि अगर आपका रैंक ऑफ ए बी नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल हो तो फिर यूनिक सोल्यूशन आएगा, और अगर रैंक ऑफ ए बी नंबर ऑफ वेरिएबल से लेस होगा तो इनफाइनिटी मैनी सोल्यूशन आएंगे। राइट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये एग्जांपल लिखता है कि लीनियर इक्वेशंस इन थ्री अननोन्स। ये थ्री अननोन्स वाली इक्वेशंस के ना उसने आर्गुमेंटेड मैट्रिसेस आपके सामने लिख दिए हुए हैं 1 2 3। In each part, suppose that the augmented matrix for a linear system in unknowns x, y and z have been reduced by elementary row operations। ये देखें इसकी उसने एचएल फॉर्म या रिड्यूस एचएल फॉर्म बना दी हुई है। आप चेक कर लें कौन सी एचएल फॉर्म है और कौन सी रिड्यूस एचएल फॉर्म है। आपके जिसमें वो यही काम लगा रहा है कि इस सिस्टम को सॉल्व करें, यानी कि इसमें से एक्स वाई जी की वैल्यूज निकालें। तो देखो ना, ये जो पहला है इसको देखते हैं 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1। यहाँ से ये तो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है ना। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि रैंक ऑफ ए क्या है, रैंक ए बी का रैंक क्या है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 1 2 3, तो ये 3 है। और ए का रैंक क्या है, उसके लिए इसको आप छोड़ दें, लेफ्ट साइड पे क्या है रैंक। तो देखिए ना, मैंने कहा था कि सोल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है, जब रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी इक्वल हो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि रैंक ए बी इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए। तो इसका मतलब ये है कि सोल्यूशन विल नॉट एग्जिस्ट, यानी कि सोल्यूशन आएगा ही नहीं, आपको एक्स वाई जी की वैल्यूज मिलेगी नहीं जो कि इस सिस्टम को सॉल्व करें। बात कंप्लीट होगी। अब ये सेकंड वाला देखें, इसमें क्या है 1 0 3 -1 0 1 -4 और 2, और इस तरह से ये 0 0 0 0। तो ये ए बी मैट्रिक्स का रैंक देखें जरा, यानी कि ए बी एचएल फॉर्म में है तो ये 2 नॉन जीरो रोज हैं। अच्छा, यहाँ पे इसको छोड़ दें तो ये लेफ्ट साइड पे ए मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स में भी देखें नॉन जीरो रोज। ए मैट्रिक्स नहीं, ए मैट्रिक्स की रिड्यूस एचेलन फॉर्म है तो उसका भी रैंक कितना है 2 के इक्वल है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, रैंक ऑफ ए बी और रैंक ऑफ ए इक्वल आगे सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो ये किस तरह का सोल्यूशन होगा, तो उसके लिए मैंने बताया था कि अगर रैंक ऑफ ए बी इज लेस देन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तब आप देखिए ना कि रैंक ऑफ ए कितना 2 और नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने 3, तो रैंक ऑफ ए इज लेस देन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो कि 3 है।
देखिए ए और ए बी का रैंक सेम है, तो चाहे आप ए का रैंक लिखेंगे ए बी का रैंक लिखें, बात तो एक ही है। तो देखिए ना इसका रैंक आया हुआ है 2, 2 इज लेस देन 3। इसका मतलब ये है कि सोल्यूशन एग्जिस्ट तो कर रहा है, लेकिन आप इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो वो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस हम कैसे देखेंगे? उसके लिए आप ना इनको इक्वेशंस में चेंज करें। कैसे? फर्स्ट वाली को आप लिखेंगे तो आएगा x प्लस 3z इज इक्वल टू -1। दूसरी इक्वेशन को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? y माइनस 4z इज इक्वल टू 2। तो अब दो इक्वेशंस, तीन वेरिएबल्स हैं, तो आपने एक वेरिएबल को ना आर्बिट्रेरी वैल्यू असाइन करनी है। आमतौर पे हम z को लेट कर देते हैं कि वो t के इक्वल है। तो अब यहाँ पे अगर आप t लिख देंगे तो ये बन जाएगा x प्लस 3t इज इक्वल टू -1। फिर यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? -1 माइनस 3t। अब ये सेम z की जगह पे आप t लिखें और यहाँ से y की वैल्यू निकालें। y माइनस 4t इज इक्वल टू, और यहाँ से y इज इक्वल टू 4t प्लस 2। तो देखें x की वैल्यू ये आ गई, y की वैल्यू ये आ गई और z की वैल्यू क्या है? t। तो ये जो वैल्यूज आई हैं ये बता रही हैं हमें कि इनफाइनिटी मैनी सोल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। ये देखें, ये सोल्यूशन लिखा गया है एक्स वाई जी। अब ये जो तीनों वैल्यूज हैं ना वो टी पे डिपेंड कर रही हैं। अगर आप टी की वैल्यू को जीरो लेंगे तो फिर आप देख सकते हैं यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? -1, वाई की वैल्यू कितनी आएगी? 2, और जी की वैल्यू कितनी आएगी? 0। अब आप टी की जगह पे मुख्तलिफ वैल्यूज लगा सकते हैं, तो उसके कॉरस्पॉन्ड बहुत सारी एक्स वाई जी की वैल्यूज आना शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब रैंक ऑफ ए लेस दैन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स आए तो सोल्यूशन तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। अब तीसरा केस देख लेते हैं इस वाले मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्ड। इसको अगर आप देखें ना, ये यहाँ तक इस लेफ्ट साइड में जो 3 रोज 3 कॉलम्स हैं वो ए मैट्रिक्स की एचलन फॉर्म है या रिड्यूस एचलन फॉर्म है। उसको भी मिला लें तो ए बी मैट्रिक्स की। तो अगर ए का रैंक देखें तो वो भी 1 है, अगर ए बी का रैंक देखें तो वो भी 1 है, यानी कि रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए। इट मीन्स के सोल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन अब किस तरह का सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा उसके लिए हम इसको इक्वेशंस में चेंज करते हैं। लिखेंगे x माइनस 5y प्लस जी, ये लिखा हुआ x माइनस 5y प्लस जी। ये एक्वेंटेड मैट्रिक्स को इस तरह से चेंज किया हुआ है। अब आप देखिए कि इक्वेशन एक है और नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 हैं, तब आपको दो वेरिएबल्स को आर्बिट्रेरी वैल्यू साइन करनी पड़ेगी। तो लेट से कि हम z को t रख लेते हैं, या आप कुछ और भी रख सकते हैं, y को हम s रख लेते हैं। तो यहाँ पे जब आप पुट करेंगे तो x माइनस 5s प्लस टी इज इक्वल टू 4, और इधर से x आएगा 4 माइनस टी प्लस 5s। x की वैल्यू ये, y की वैल्यू s, g की वैल्यू t। अब आप इसमें s और t की मुख्तलिफ वैल्यूज पुट करेंगे तो उसके कॉरस्पॉन्ड आपको x, y, z की वैल्यूज मिलना शुरू हो जाएंगी। तो देन इन दैट केस अगेन इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन आपने पिछले केस और इस वाले केस में देखा दोनों में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस तो एग्जिस्ट कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे पिछली एग्जांपल में एक फ्री वेरिएबल था ना, z को आपने t रखा था। यहाँ पे आपने दो वेरिएबल्स को फ्री वेरिएबल डिक्लेयर किया, z और y को। तो ये फ्री वेरिएबल्स का इनको कहते हैं फ्री वेरिएबल, जिनको आप आर्बिट्रेरी वैल्यूज असाइन आपको करनी पड़ती हैं सो दैट कि आपको सोल्यूशन मिल सके। ठीक है, तो अब आप थोड़ा सा ये भी देख लें कि कितने फ्री वेरिएबल्स हो सकते हैं अगर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। तो आप देखेंगे जब उसकी ये थी ना एचडल फॉर्म, इसमें रैंक देखे हैं 1 और नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं? 3। तो इनका जो डिफरेंस है उतने फ्री वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, रैंक 1 है, फ्री नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 हैं, तो 3 माइनस 1 2 फ्री वेरिएबल्स रखने पड़ेंगे इसके सोल्यूशन के लिए अगर इसके इनफाइनिटी मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इसमें यही चीज़ें आगे बताई जा रही हैं। कहता है इफ ए लीनियर सिस्टम हैज़ इनफाइनिटली मैनी सॉल्यूशंस के, अगर इनफाइनिटली मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी कि जब रैंक ऑफ ए या ए बी इज लेस दैन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो देन इनफाइनिटली मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। देन ए सेट ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशंस, ये जो आप आर्बिट्रेरी वैल्यूज असाइन करते हैं ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं from which all solutions can be obtained by assigning numerical values to the parameters। ये जो S और T वगैरह आप लिखते हैं and is called the general solution। general solution means कि इसमें आप S और T वगैरह की वैल्यूज पुट करते जाते हैं तो सोल्यूशन आना शुरू हो जाती है, इनके सोर्स ये बन जाते हैं।
इसलिए इसको इसका जर्नल सोल्यूशन कहते हैं। यानी कि अगर आप कोई भी वैल्यू असाइन करें एस और टी वगैरह की तो आपको सोल्यूशन मिलेंगे। तो ये एक जर्नल चीज़ है जिससे आप पार्टिकुलर सोल्यूशंस बहुत सारी वैल्यूज़ निकाल रहे हैं। ठीक है, अब आगे ये बाकायदा तौर पे हमें बता रहा है कि एलिमिनेशन मेथड्स। ये आपको याद है कि आज के लेक्चर में हेडिंग हमें ये लिखी हुई थी गाशियन एलिमिनेशन मेथड, के सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमें गासेस एलिमिनेशन मेथड को ट्राई करना है। तो वो एक्सप्लेन तो सारा हो गया है, अभी जो मैं आपको थोड़ा सा इसका प्रोसीजर बताऊंगा। ठीक है, तो देन करना ये है कि जो सिस्टम आपको मिलेगा ना उसका आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स लिखना है, ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप कि आपने उसको एचेलन फॉर्म या रिड्यूस एचेलन फॉर्म में चेंज करना है, या रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म आपने बनानी है। तीसरे नंबर पे क्या करना है, तो उसको दोबारा से इक्वेशन में चेंज कर देना और वहाँ से एक्स वाई जी वगैरह की वैल्यूज फाइंड करनी। ठीक है, तो ये जो सिस्टम उसने लिखा था, ठीक है, उसके स्टेप्स करने लगा। locate the leftmost column that does not contain entirely of zeros। इसको आप छोड़ें, मतलब मैं आपको खुलासा इसका बताता हूँ कि आपने आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स लेना है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का और उसकी बनानी है एशेलन फॉर्म। आप ये जो सारी बातें हैं वो एशेलन फॉर्म बनाने के हवाले से हैं कि एशेलन फॉर्म बनाने में हमें किस तरह से थोड़ी सी महारत हासिल करनी है। तो मैं आपके सामने ये सिस्टम ले लेता हूँ, ठीक है, और उसकी बनाता हूँ एशेलन फॉर्म। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ये लिख लिया मैंने 0 0 -2 0 7 और 12। इसके बाद 2 4 -10 6 12 और 28। भाई मज़ीद अगर आपने डिटेल में देखना है ना, तो वो जो फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज 3.4 के लास्ट 2 क्वेश्चन है ना, उनमें भी एशेलन फॉर्म बनाने की प्रैक्टिस मैंने करवाई हुई है। इसके अलावा जो एक्सरसाइज वहाँ पे 3.5 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, वहाँ पर भी एशेलन फॉर्म बनाने का तरीका एक्सप्लेन किया गया है। बाकी ये है प्रैक्टिस, यानी कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो देन सीखने सीखने वाली बात है कि मैट्रिक्स चेंज होते रहेंगे। तो आपने इसकी एशेलन फॉर्म कैसे बनानी है ये करने के लिए। जी, तो हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 बनाना है। इसमें तो ऑलरेडी 0 है, तो जैसे हम जान चुके हैं कि कौन कौन से ऑपरेशंस कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम रोज़ को इंटरचेंज भी कर सकते हैं। बहुत सारे मतलब हर एक के स्टेप्स स्टूडेंट के डिफरेंट हो सकते हैं। मेरे अपने स्टेप्स हो सकते हैं, आपके अपने, लेकिन जब एशेलन फॉर्म बनेंगी तो वो सबकी सेम आनी चाहिए। अच्छा, अब मुझे 1 चाहिए, तो देखो ना इस वाली रो में सारे एलिमेंट्स 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो क्यों ना मैं इस वाली रो को 2 से डिवाइड कर दूँ। मैं ऐसे लिखूँगा 1/2 R2। तो बाकी सारी की सारी वैल्यूज वैसे ही आएंगी, 0 0 -2 0 7 12। अब हर एक को करेंगे डिवाइड 2 से, 1 2 -5 3 6 14 और ये सेम 2 4 -5 6 -5 और -1। ठीक है, अब ये जो 1 है ना, 1 इस एक 1 होना चाहिए इस कॉलम में, बाकी जीरोज होने चाहिए। तो क्या करेंगे, सेकंड रो को मैं -2 से मल्टीप्लाई करके थर्ड रो में ऐड करने लगा हूँ। ऐसे लिखूंगा R3 -2 R2। अब फर्स्ट रो वैसे ही आएगी, 0 0 -2 0 7 12। सेकंड रो भी वैसे, क्योंकि इसकी हम हेल्प ले रहे हैं, 1 2 -5 3
6 और 14। अब तो क्या करें, सेकंड रो को -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दें। -2 + 2 0, इसको -2 से मल्टीप्लाई करें तो -4 बन गया, 4 में ऐड हो गया 0। इसको -2 से करेंगे तो 10, 10 - 5 हो जाएगा 5। इसको -2 से करें तो -6, 6 में ऐड हो गया 0। इसको -2 से करें तो -12, -12 - 5 -17। इसको -2 से करें -28, -28 में -1 ऐड करें तो बन गया -29। ठीक है जी। इसके बाद क्या करना है कि ये फर्स्ट और सेकंड रो को इंटरचेंज कर देते हैं, क्योंकि हमें फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 चाहिए होता है ना। तो ये जब इंटरचेंज करना हो, जैसे हम पहली और दूसरी रो को इंटरचेंज कर रहे हैं तो इस तरह से लिखेंगे। अब ये सेकंड रो फर्स्ट रो के तौर पर लिखी जाएगी 1 2 -5 3 6 14। इसके नीचे ये आ गई 0 0 -2 0 7 12 और देन ये 0 0 5 0 -17 -29। ओके, अब आपको क्या करना है कि सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट आपको 1 बनाना है। देखो इन दोनों में दो दो जीरोस हैं, आप बेशक इसको 1 बना लें 5 को, जो कि इजी है, बाद में इनको इंटरचेंज कर सकते हैं। तो मैं क्या करने लगा हूँ, R3 + 2R2, यानी कि सेकंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा ना तो ये -4 बन जाएगा। -4 5 में ऐड होके 1 आ जाएगा। देखिए फर्स्ट रो वैसे ही 1 2 -5 3 6 14, सेकंड रो 0 0 -2 0 7 12, थर्ड रो चेंज होगी। जीरो को तो फर्क नहीं पड़ेगा, इसको 2 से ज़रब दें -4 बन गया, और 5 में ऐड किया तो 1। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, 14 को -17 में ऐड किया तो -3। इसको 2 से 24, 24 इसमें ऐड सॉरी देखिए ये जीरो था बीच में। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 14, 14 और -17 -3, ये 24 इसमें ऐड किया तो -5। ओके, अब देखिए फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1, अब सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट 1 चाहिए था, तो ये थर्ड का 1 बन गया ना। सेकंड और थर्ड रो को हम इंटरचेंज कर लेते हैं, R2 3, तो ये 1 1 2 -5 3 6 14। अब थर्ड रो बनेगी, सेकंड रो 0 0 1 0 -3 -5, इसके बाद 0 0 -2 एंड 0 7 12। अब देखें कि 1 बन गया ना, इसके नीचे हमें 0 करना है। अगर तो हम एशन फॉर्म बना रहे हैं तो फिर नीचे को भी 0 और ऊपर वाले को भी 0, या ये आप पे डिपेंड करता है कि किस तरह से आपको। मैं फिलहाल एशन फॉर्म बनाने लगा हूँ। 1 के नीचे 0 करूँगा। कैसे 0 करूँगा, सेकंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करके थर्ड रो में ऐड करूँगा। ऐसे लिखूँगा R3 + 2R2। फर्स्ट रो वैसे की वैसे लिखी जाएगी, 1 2 -5 3 6 14, then 0 0 1 0 -3 -5। अब करें यहाँ सेकंड रो को 2 से मल्टीप्लाई और थर्ड में ऐड करें 2, और ये 0, ये 0 का 0 रहेगा। इसको 2 से करें मल्टीप्लाई तो -6 बन गया, 7 में ऐड होके 1। इसको 2 से करेंगे तो -10 और इसमें ऐड किया तो 2 बन गया। अब देखें फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1, उसके नीचे 0। अब सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट 1 होना चाहिए था, जो कि जीरोस हैं दोनों में, इसलिए अब थर्ड रो का सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट 1 बनाया और उसके नीचे 0। अभी हमें थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट फोर्थ एलिमेंट 0 बनाना था, 1 बनाना था। अब वो चूँकि 0 है इसलिए सेकंड एलिमेंट 1 बन गया। तो ये हमारी बन चुकी है जी एशरन फॉर्म। ठीक है, याद रखें कि हम काम क्या कर रहे हैं, हम सिस्टम को सॉल्व कर रहे हैं बाई गॉसेस एलिमिनेशन, गॉसियन एलिमिनेशन, ये मेथड सीख रहे हैं।
याद रखें, एक मेथड गॉसेस एलिमिनेशन है, एक है गॉस जॉर्डन। गॉस जॉर्डन जो गॉस एलिमिनेशन मेथड है ना, उसमें आप मैट्रिक्स की, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की एशेलन फॉर्म बनाते हैं, और जो गॉस जॉर्डन मेथड होगा ना, उसमें हम आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की रिड्यूस एशेलन फॉर्म बनाएंगे, यानी कि ये जो वंस हैं उनके ऊपर भी जीरोस बनाएंगे। तो क्योंकि हम गॉसेस एलिमिनेशन सीख रहे हैं, तो एशेलन फॉर्म बनाते हैं। एशेलन फॉर्म बन चुकी है, जब एशेलन फॉर्म बन जाए तो अब आपने इसको वापस इक्वेशंस में चेंज करना है जी। इसकी एंट्रीज को दोबारा से इक्वेशन फॉर्म में लिखें, तो ये लिखा जाएगा x1 प्लस 2x2 माइनस 5x3 प्लस 3x4 प्लस 6x5 इज इक्वल टू 40। सेकेंड रो में क्या आएगा? क्या आएगा? x1 x3 x4 नहीं है, x5 माइनस 3x5 इज इक्वल टू -5। ये इसमें से क्या लिखेंगे आप? x1 x2 x3 x4 x5 इज इक्वल टू 2। तो देखें x5 की वैल्यू हमें मिल गई। अब एक चीज़ ये भी देखें कि वेरिएबल्स हैं 5, इक्वेशंस हमें मिली हैं 3, तो इसमें 2 वेरिएबल्स को हम आर्बिट्रेरी वैल्यूज असाइन करेंगे, ठीक है। तो देखो ये x5 की वैल्यू सुपर वाली, इसे कहते हैं बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करना। ये x5 की वैल्यू सुपर वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या आएगा? x3 माइनस 3 इंटू x5 की वैल्यू 2 है, विच इज़ -5, और ये आगे x3 ये -6 दूसरी तरफ जाके +6 बन गया, तो x3 आ जाएगा 1। तो 2 वैल्यूज आ गई। अब ये वाली वैल्यूज इस फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट करें जो आपने फाइंड करनी है। x1 प्लस 2x2 माइनस 5x3, x3 की वैल्यू आपके पास है वो इसमें पुट कर दें, प्लस 3x4 और प्लस 6x5, x5 की वैल्यू 2 है, इज इक्वल टू 14। तो देखो ये बन गया x1 प्लस 2x2, इसके बाद 3x4। अब ये है ना माइनस, इस तरफ -5 और ये 12 है, यानी कि ये 7 है, दूसरी तरफ 14, 7 जाके माइनस हो जाएगा, 14 माइनस 7 हो जाएगा 7। 2 वैल्यूज आपको मिल गई हैं। अब ये जो इक्वेशन है ना, इससे इसमें एक इक्वेशन है और 3 वेरिएबल्स हैं, तो आपको 2 को आर्बिट्रेरी वैल्यू साइन करनी पड़ेगी। x2 को आप रख लें t और x4 को s रख लें, तो फिर प्लस 2t प्लस 3s इज इक्वल टू 7। x1 की वैल्यू आई 7 माइनस 2t माइनस 3s। ये x1 की वैल्यू है, ये x2 की वैल्यू है, ये x4 की वैल्यू है, x3 और x5 की ये वाली वैल्यूज है। तो ये हमें गॉसेस एलिमिनेशन मेथड, जो कि एक्चुअली यही है कि आप मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की एशेलन फॉर्म बनाइए और देन इक्वेशंस में चेंज करें और बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन से सिस्टम को सॉल्व कर दें। इसमें ये भी देखेंगे रैंक ऑफ ए कितना था, 1 2 3, रैंक ऑफ ए बी वो भी 3 है, लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं? वो है 5, और रैंक कितना है? 3। तो 2 वेरिएबल्स हमारे फ्री वेरिएबल्स होने थे, जो कि हमने एस और टी रखे और देन सिस्टम को सॉल्व किया, ठीक है जी। अब आप रिजल्टिंग एंड पे जाके देख लें जो भी हमने रिजल्ट निकाला है। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ये सारा उसने निकाला हुआ है। तो ये उसने रिड्यूस एशेलन फॉर्म बनाई है, आपकी चॉइस है। गॉसेस एलिमिनेशन मेथड में सिर्फ एशेलन फॉर्म बनाई जाती है, ठीक है। तो कहता है कि ये जो मेथड है ना, कि the procedure or algorithm we have just described for reducing a matrix to reduce एशेलन फॉर्म is called गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन। एक मैंने बताया गॉस एलिमिनेशन मेथड, दूसरा जिसमें रिड्यूस एशेलन फॉर्म बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन, ठीक है। और ये जो जिसमें एचलन फॉर्म बनाई जाती है उसको क्या कहते हैं? एचलन एलिमिनेशन या एचलन गॉस एलिमिनेशन मेथड। अब वो ये कह रहा है कि ये एग्जांपल 5 में जो सिस्टम है ना, इसको गॉस एलिमिनेशन मेथड से, गॉस एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होगा? हमें आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बना के उसकी रिड्यूस एचलन फॉर्म करनी होगी। तो ये
जी, इसकी रिड्यूसेशन फॉर्म बनानी है तो ये आपके पास आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स आ गया। आपने इसमें यही एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस करनी है। जैसे ये 1 है, इसके नीचे जीरोस करने हैं। सेकंड होगा सेकंड एलिमेंट 1 और उसके नीचे जीरोस और ऊपर भी जीरोस। थर्ड होगा थर्ड एलिमेंट 1 उसके नीचे और ऊपर भी जीरोस। ये सारे स्टेप्स हैं और ये देखें यहाँ तक आके रिड्यूसेशन फॉर्म बन चुकी है। अब आप इधर से देख लें कि इनको इक्वेशंस की फॉर्म में लिख लें। ये इक्वेशंस आ गई, यहाँ से x3 की वैल्यू आ चुकी है। और चूंकि यहाँ पे ए और ए बी का रैंक कितना है 3, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 3 वेरिएबल्स आर्बिट्रेरी वैल्यूज असाइन करनी पड़ेंगी। तो वो x3 की वैल्यू तो आपने लिख ली। अब आपने ये देखिए 3 1 2 ये 3 वेरिएबल्स को आर्बिट्रेरी वैल्यूज असाइन करनी पड़ेंगी और देन सोल्यूशन लिखना पड़ेगा। तो बेसिकली ये है आपने गिवन सिस्टम को का जो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है उसकी एशकियन फॉर्म और रिड्यूस एशकियन फॉर्म की प्रैक्टिस कर रही है। ये हमारे इस लेक्चर का खुलासा है। अगर ये कोई स्टूडेंट काम कर जाएगा, इस पर महारत हासिल कर जाएगा, 8-10 मैट्रिक्स लिए हैं और उनकी एशकियन फॉर्म और रिड्यूस एशकियन फॉर्म्स बनाएं और उसको टैली करें आंसर्स के साथ, तो देन वापस आपने इक्वेशंस की फॉर्म में लिखना है और सोल्यूशन निकालना है। ठीक है। अब यहाँ पे एक स्पेशल सिस्टम की बात कर रहे हैं, होमोजेनियस लीनियर सिस्टम्स। ये जो इक्वेशंस आपने लिखी हैं इनमें अगर राइट साइड पे ये जो इक्वेशंस हैं वो 0 0 कर दिए गए हैं, ये जो रिजल्टिंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन जाता है, इसको कहते हैं होमोजेनियस लीनियर सिस्टम। होमोजेनियस लीनियर सिस्टम की पहचान ये है कि अगर आप इसमें वेरिएबल्स की वैल्यूज को 0 0 रख दें तो लेफ्ट साइड और राइट साइड के आंसर्स इक्वल आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे नजर भी आ रहा है, अगर आप फर्स्ट इक्वेशन में x1 x2 x3 सो ऑन अप टू xn की वैल्यू 0 कर देंगे तो लेफ्ट साइड और राइट साइड के आंसर 0 0 यानी कि इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ ये जो 0 0 0 है ना, सो ऑन अप टू 0, ये इसका सोल्यूशन है। तो जो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आएगा ना, उसका सोल्यूशन हर एक को पता है, उसे फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। ये जो सोल्यूशन जो कि सबको पता है इसको कहते हैं ट्रिवियल सोल्यूशन। मतलब कि क्लियर है कि ये इसने 0 0 ने सिस्टम को सेटिस्फाई करना ही करना है। ठीक है। तो लेकिन बाज़ का हमें इस तरह के सोल्यूशन भी मिल जाते हैं जो कि नॉन ज़ीरो होते हैं, यानी कि ये जो x1 x2 x3 की वैल्यू 0 0 है वो इसको सेटिस्फाई तो कर रही है मज़ाहर, लेकिन बाज़ का ऐसे होता है कि x1 x2 x3 x1 और xn की कुछ और वैल्यूज़ भी हैं जो कि ज़ीरोस तो नहीं है लेकिन फिर भी वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। तो अगर आपको इस तरह का कोई सोल्यूशन मिल जाता है तो उसको ये होमोजेनियस सिस्टम का नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन बोलते हैं। एक जो होमोजेनियस सिस्टम है वो उसका सोल्यूशन 0 0 ऑलवेज होता है। इसका मतलब ये है कि होमोजेनियस सिस्टम ऑलवेज कंसिस्टेंट होता है, यानी कि सोल्यूशन तो मिलता ही है ना, 0 0 इसका सोल्यूशन मिल चुका है। अब आगे ये देखना है कि यही इसका एक सोल्यूशन है या इसके अलावा भी कोई इसके सोल्यूशन है। अगर इसके अलावा भी कोई सोल्यूशन हैं तो उन सोल्यूशन को आप उसके नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कहते हैं। अब कैसे पता चलता है कि जो लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है उसका कोई नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन भी होगा? तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक फार्मूला लिख देता हूँ कि ये आपने चेक करना है कि रैंक ऑफ ए इज लेस देन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। अगर ऐसा हो कि रैंक ऑफ ए इसके नंबर ऑफ वेरिएबल से लेस हो तो फिर इसके ट्रिवियल सोल्यूशन के साथ साथ इसके नॉन ट्रिवियल सोल्यूशंस भी होंगे। इसको हम देख लिया करेंगे। तो आगे एक्सरसाइज है वो भी आप ट्राई करेंगे। लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया है, मेन काम मैंने आपको इसमें सिखा दिया। होपफुली हम इस अगले 1.3 सेक्शन में दोबारा मिलेंगे।